हेलो माय डियर बडीज़, कैसे आप सब? बढ़िया। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। टॉपिक था केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने यहाँ तक कवर कर लिया था इफेक्टिव इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक, जहाँ पर आके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुली मैच कर दिया, कट कर दिया। वो ई पॉइंट ही हमारा कौन सा होगा? इफेक्टिव डिमांड। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ई से पहले जाएँ तो क्या होगा और ई के बाद क्या होगा। इसी चीज़ को और समझना, अजम्पशन में हमने एक पॉइंट लिया था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये केन्स की थ्योरी की एक महत्वपूर्ण अजम्पशन थी। तो यही ई पॉइंट किस चीज़ को शो कर रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है डी तक। कहीं ना कहीं अगर आप 50 से 60 तक जाते हो तभी सभी लोगों को काम मिलेगा, लेकिन 50 से 60 तक जाने से पहले 50 पर ही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को कट कर दिया, और यही हमारा क्या हो गया? इफेक्टिव डिमांड या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले की सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नेक्स्ट डायग्राम हम शो करते हैं। ये लास्ट में हमने 2 डायग्राम्स को डिस्कस कर लिया था। ये है अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर देखना, ऑलरेडी हम ई पॉइंट पर हैं। लास्ट के डायग्राम से अगर हम लेकर आएँ तो हम ई पॉइंट पर हैं, जो ई पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ने एग्रीगेट सप्लाई को कट किया हुआ है, क्योंकि ओ से लेकर ए एस एग्रीगेट सप्लाई कर्व जा रहा है और ये ए डी डिमांड कर्व है, और ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि y से लेकर y1 तक का जो गैप है ये बता रहा है इतने लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट हैं, और इतने से पहले ही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को कट कर दिया था, और ये हो गया था ई पॉइंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। अब क्वेश्चन आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कैसे अचीव किया जाए। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अचीव करने के लिए केन्स ने कहा है कि आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं। जो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं, तो केन्स ने कहा उसके इफेक्टिव डिमांड या फिर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि AD से AD1 किया जाए तो वो कैसे होगा। तो AD से AD1 करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए आपको जहाँ तो कंजम्पशन को बढ़ाना होगा जहाँ इन्वेस्टमेंट। दो ही क्यों लिए केस मैंने? क्योंकि आपने स्टार्टिंग एजम्पशन में देखा था, एक तो हम गवर्नमेंट का एज ए रूल नहीं लेकर बात कर रहे थे, स्पेंडर और टैक्सर, और दूसरा हमने क्लोज इकनॉमी की बात करी थी। तो बाकी के 2 सेक्टर तो है नहीं, 4 सेक्टर्स होते हैं, जैसे आप सभी को पता है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो कंजम्पशन को शो कर रहा है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है, और बाकी के 2 सेक्टर वो है नहीं हमारे पास। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, C प्लस I। तो कंजम्पशन शॉर्ट रन के अंदर, देखो साइड में पैराग्राफ है, ये आपको बता भी रहा है कि शॉर्ट रन के अंदर जो कंजम्पशन है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हो। तो सपोज इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो एग्रीगेट डिमांड AD1 से शिफ्ट होकर कहाँ चलेगी? AD1, और हमारे पास F एक न्यू इक्विलिब्रियम की पोजीशन यहाँ पर अचीव हो गई। इसका मतलब अब यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हासिल हो चुकी है। अब हमें पता कैसे चला कि दिस इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन? देखिए, इसके बाद भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करें AD1 से लेकर AD2 तक, देखें इसी जैसे इसके साथ वाले पैराग्राफ को नेक्स्ट डायग्राम में नेक्स्ट स्लाइड पर शो किया गया है कि हम F से P पर चले जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट की तो हम AD1 से कहाँ पर चले गए? AD2 तक। तो ये चीज़ हमें ये बता रहा है कि अब और आउटपुट नहीं बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई, देखो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही आउटपुट है। ये कैसा हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब आप और इन्वेस्टमेंट कर दो, आप फैक्ट्री लगा दो, लेकिन जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेबर ही नहीं है तो आप और आउटपुट बढ़ा ही नहीं सकते हो। इसका मतलब जितनी लेबर काम करने वाली थी उनको काम मिल चुका है। तो F पॉइंट किस चीज़ को शो करता है? फुल एम्प्लॉयमेंट को। अगर आप P पॉइंट को देखें भी तो ये फिर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन साइड में यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरीके से केन्स ने बताया कि आप एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करके अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो Y से लेकर Y1 तक का गैप था, इसे आप ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में एक चीज़ और बताना चाह रहा है केन्स आपको कि एग्रीगेट डिमांड AD से AD1 हुई या AD1 से AD2 हुई, तो जो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या फिर एग्रीगेट डिमांड जो कर्व शिफ्ट हो रहा है AD से AD1 तक या AD1 से AD2 तक, ये हो कैसे सकता है? तो इसके उसने लिए 2 रास्ते बताए। उसने कहा कि हम इस तरीके से यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और दूसरा है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आप सभी को पता है, जो RBI की पॉलिसी है। ज़्यादा मैं यहाँ पर डिटेल बता नहीं सकता क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है।
तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे कंट्रोल करते हैं की बात करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके से होती है, एक होती है डियर मॉनेटरी पॉलिसी जिसको महंगी बोला जाता है, और एक होती है चीप मॉनेटरी पॉलिसी जो सस्ती होती है। चीप में क्या होता है, आप इंटरेस्ट की जो रेट्स है उसे कम कर देते हो, आपको लोन लेना आसान हो जाता है। तो फर्स्ट वही तरीका बताया हुआ है, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स। तो आप इसके थ्रू इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करके आप कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा, अगर आप लोन्स आपको ईजिली मिल जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाओगे ज़्यादा। और दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो बात करती है किस पे, जो गवर्नमेंट के हमारे एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ रिवेन्यू होता है उससे रिलेटेड जो बात करें वो हमारी पॉलिसी कौन सी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। रिवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर की बात कहीं ना कहीं की जा रही है। तो यहाँ पर केन्स थोड़ा और बताना चाह रहा है आपको, वो कहना चाह रहा है जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें एक्सपेंड किया जा रहा है अपने इन्वेस्टमेंट को, जो एग्रीगेट डिमांड को, वो लेस इफेक्टिव होती है एक स्पेशल केस में, इकोनॉमिक डिप्रेशन के केस में। क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर जो लिक्विडिटी की प्रेफरेंस कर्व है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब एब्सोल्युटली इलास्टिक हो जाता है। अब उसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से ही बहुत कम है, इसे और ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो डिप्रेशन की सिचुएशन है उससे निकलने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इतनी हेल्पफुल नहीं रहती, जबकि अच्छी से बात जो काम करती है वो हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है, जिसको केन्स ने भी एडवोकेट किया है। He suggested expansionary fiscal policy or deficit spending when a nation's economy suffers from a recession or is caught in the vicious cycle of high unemployment। तो उस टाइम पर लो एग्रीगेट डिमांड है, तो वहाँ पर हमारी फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से हेल्प कर देती है कि आप डेफिशिट फाइनेंसिंग को अपना सकते हो। और यहीं से हमें पता चलेगा केन्स के सिग्निफिकेंस का। इस जो केन्स है वो अपनी थ्योरी की उसने क्या क्या इंपॉर्टेंस बताई है, क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस है, क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ केन्सियन थ्योरी। देखो यहीं से आ गया, यहाँ पर एक बात और की जा रही है। देखो सेकंड इसके इस पैराग्राफ को देखो, केन्स एडवोकेटेड गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, उसने गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की है और डेफिशिट स्पेंडिंग की बात की। यही पॉइंट इसके कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के बन गए। फर्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। एक्चुअली यहाँ पर जो केन्स है वो ये कहना चाह रहा है कि जो अगर डिप्रेशन की सिचुएशन आ भी जाए, अगर डिप्रेशन की सिचुएशन आ भी जाती है तो उस टाइम पर जो रोल गवर्नमेंट का होगा वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा। गवर्नमेंट उस पॉइंट पर क्या करेगी, जो उसकी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वो क्या कर सकती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने से कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ पाएगी। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एक ये चीज़ लेकर चल सकते हैं कि स्टार्टिंग की एक अजम्पशन के अंदर हमने ये माना था कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो एज ए स्पेंडर और टैक्सर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बात मैंने आपको तब भी कही थी, और तब मैंने उसी के साथ एक बार चीज़ आपको और भी समझाई थी अजम्पशन से रिलेटेड। मैंने कहा था कुछ अजम्पशन को हम रिलैक्सेशन मोड पर ले आते हैं कई बार, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को रियलिस्टिक बनाने के लिए। एक्चुअली वो अजम्पशन तब काम कर रही है जब एक नॉर्मल, हम पीस टाइम की बात कर रहे हैं, एक इकोनॉमी के अंदर पीस टाइम है, नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अगर स्पेशली डिप्रेशन की बात की जा रही है तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट का रोल इस तरीके से ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से हमने समझा कि किस तरीके से गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, ये बात हमारे पास समझ में आई केन्सियन की इस थ्योरी से। नेक्स्ट है रिलेशन टू डेफिशिट फाइनेंसिंग। बिल्कुल सही बात है, बाय डेफिशिट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेफिशिट होता है, बजट डेफिशिट, यानी कि जो अब आपकी जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा है और रिवेन्यू या इनकम आपकी कम होती है, उसे दूर किया जा सकता है। कैसे, आइदर बाय बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, आप बैंक से बोरो कर सकते हो, और बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी। इससे होगा क्या, एज ए रिजल्ट डेफिशिट फाइनेंसिंग से जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होगी, एंड सो ऑल्सो इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये प्रैक्टिकल इस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो केन्स ने इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर हम अभी कर चुके हैं कि जो कंजम्पशन है वो लगभग कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो ओनली देयर इज़ हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेज पॉलिसी। वेज पॉलिसी कहने का सेंस यहाँ पर इसकी रिजल्ट क्या बता रहा है, केन्स ने कहा कि क्लासिकल कहते थे कि हम वेजेस को कम कर सकते हैं,
लेकिन हम ऑलरेडी एक वेज रिजिडिटी वाला पॉइंट कर चुके हैं, इनफ्लेक्सिबल, रिजिडिटी, स्टिकी, कुछ भी कह लीजिए, कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस मनी वेजेस। जो ट्रेड यूनियंस हैं, गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, तो आप एक लिमिट से ज़्यादा वेजेस को कम नहीं कर सकते हैं। एक बात ये हमें समझने को मिली यहाँ से, इस थ्योरी से, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरा, इसी वेज पॉलिसी को हम और भी समझ सकते हैं। सपोज अगर आपने वेजेस कम कर भी लिए, तो वेजेस कम करने से होगा क्या? आप एक तरीके से आप उनकी लेबर की परचेसिंग पावर कम कर रहे हैं। वेजेस कम होने का मतलब उनकी परचेसिंग पावर कम हो रही है, वो खरीद कम पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आगे डिमांड भी कैसी होगी? कम होगी। तो एग्रीगेट डिमांड ही अगर कम हो रही है तो आगे आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा ही नहीं सकते हो, तो वेजेस को भी एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग का मतलब होता है जो कंट्री का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग होता है। तो इस चीज़ को भी समझने के लिए हमें कीन्स की इस थ्योरी से कई चीज़ों को हेल्प मिली है, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल कंजम्पशन, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट, ये सारे ही चारों पॉइंट इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। ये पॉइंट हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल पॉलिसी के थ्रू किस तरीके से जो हमारी इनकम होती है, जब गवर्नमेंट का जो इनकम रेवेन्यू है उसको बढ़ाकर उसमें से एक्सपेंडिचर करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम इसके थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट समझने में हमारी हेल्प होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो केन्स ने यहाँ पर बताया है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी आपको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हासिल हो, आपको फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अचीव हो सकती है। प्रायर टू केन्स क्या होता था, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से वो बिलीव करते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट ही इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है किस पर? फुल एम्प्लॉयमेंट पर। लेकिन केन्स आया, उसने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है और उसने प्रूव करके भी दिखाया। तो ये पॉइंट ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस को बताता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इसे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो केन्स आया, इसने अपनी जर्नल थ्योरी के अंदर जो ये केन्स की ये थ्योरी मानी जाती है, इसे जर्नल थ्योरी कहा जाता है। जर्नल थ्योरी है क्या? थ्योरी, जर्नल का मतलब होता है जिसमें लगभग, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो जर्नल का मतलब हो गया जो सभी तरह की एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहा है, ओवर एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहा है, तो ये सभी को लेकर चल रही है, तो इसे जर्नल थ्योरी कहा जाता है। तो केन्स ने अपनी जर्नल थ्योरी के अंदर लिक्विडिटी प्रेफरेंस को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस कंसेप्ट माना है, क्योंकि इसमें अंदर उसने 3 मोटिव भी इसके बताए हैं कि आप डिमांड फॉर मनी को अपने पास क्यों रखते हो, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। रिवाइवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस पॉइंट में आप ये कह सकते हो कि केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को दोबारा से जिंदा कर दिया। रिवाइवल का मतलब होता है दोबारा से उसको ज़िंदगी दे देना, जीवित कर देना, पूर्ण जीवित, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है। इसका मतलब थोड़ा समझो, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। एक्चुअली एक केन्स जब आया, केन्स से पहले थे क्लासिकल से इकोनॉमिक्स। क्लासिकल से इकोनॉमिक्स क्या किया करती थी, जो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, जब फिर मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, उसे माइक्रो के थ्रू ही सॉल्व किया करती थी। आप सभी को पता है, कुछ एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जो कुछ इकोनॉमिक्स के पास प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक्स उनका सोल्यूशन देती है। जो थ्योरीज हैं, जो मॉडल्स हैं, ये एक तरीके से हथियार हैं, ये वेपन्स हैं इकोनॉमिक्स के, जो सोल्व करते हैं। जो थ्योरीज हैं ये इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करती हैं। अब केन्स से पहले क्या होता था, अगर कोई मैक्रो लेवल की भी प्रॉब्लम आती थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आती थी, तो जो क्लासिकल थे उस पर माइक्रो इकोनॉमी की थ्योरी लगा देते थे और वो प्रॉब्लम सोल्व होने की बजाय और बढ़ जाती थी। और ऐसा हुआ भी, जो द ग्रेट डिप्रेशन आया उसमें यही हुआ। उन्होंने, वो एक मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम थी और उसे दूर करने के लिए वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक उस चीज़ को लगे रहे, सप्लाई को, और सप्लाई को देखते रहे, और कहीं ना कहीं वो फेल हो गए। यहाँ पर केन्स आपको ये बताना चाह रहा है, जैसे वो एक कहावत आती है, 100 सुनार की एक लोहार की। देखिए, अगर सुनार एक गहना कोई बना रहा है, उस पर कुछ ना कुछ कलाकृति कर रहा है, तो उसको बनाने के लिए जो वो छोटी मोटी हथौड़ी का, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेगा। ऐसा नहीं वो लोहार वाला बड़ा हथौड़ा उस पर मार देगा। और अगर लोहार की चीज़ का यूज़ कर रहा है तो वो सुनार वाले पर छोटी हथौड़ी का यूज़ नहीं करेगा, उसके अपने मेथड्स होंगे। तो वही बात है, अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक लोहार वाले बड़े हथौड़े से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सुनार की छोटी सी हथौड़ी कब तक उस पर मारते रहेंगे।
इसको एक अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से भी क्लियर किया जा सकता है। सपोज जैसे एक माइक्रो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक पर्सन है, उसने कुछ पैसे जमा करवा रखे, वो विड्रॉल्स करता है अपने पैसे, सही बात है, उसको जरूरत होगी, उसने कर लिया, तो एक माइक्रो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी ना कहें कि माइक्रो की लेवल की बात है, छोटी लेवल की बात है। लेकिन अगर एक बंदा विड्रॉ कर रहा है, उसको देखते हुए सारे ही विड्रॉ करने लग जाए, तो बैंक्स कैसे हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो यानी कि एक छोटे से गहने पर एक बड़ा सा हथौड़ा मार दें तो वो तो गया ना। तो यही बात कर रहा है। तो क्लासिकल्स ने लगभग इसे ख़त्म कर दिया था, ये केन्स आया जिसने इसे दोबारा से जिंदा किया है। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में आपने पढ़ ही लिया है कि केन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ है वो हमें बताता है कि जितनी इनकम बढ़ती है, जो प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है डू नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन, वो उतना नहीं बढ़ पाता है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ द डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। तो उसने यहाँ पर रिजल्ट बताया कि यही एक तरीका है जिसकी वजह से इफेक्टिव डिमांड जाए, फिर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम। क्योंकि सेंस का सेल्स लोग कहते हैं जितनी इनकम बढ़ी लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ पाता। कंजम्पशन उतना ना बढ़ पाने का मतलब हम उतनी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। उतनी डिमांड अगर कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो इफेक्टिव डिमांड कम है, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता जा रहा है, कम। तो यहाँ से हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला। न्यू थ्योरेटिकल कंसेप्ट, केन्स ने इन हिज थ्योरी हैज़ propounded a number of new concepts, जैसे सेविंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ मनी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, लिक्विडिटी परफेक्ट एटसेट्रा। तो ये सारे कंसेप्ट हमें कहाँ से सीखने को मिलते हैं, केन्स की थ्योरी से। एनालाइजेस विद डायनेमिक फॉर्म, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो केन्स है, केन्स ने एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड थॉट्स ने इकोनॉमिक्स को डायनेमिक बनाने में हेल्प की है। जो केन्स ने एक्सपेक्टेशन को एक बेस लिया है कि एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड जो उसने थॉट्स दिए हैं उसको डायनेमिक बनाने में हेल्प की है। डायनेमिक का मतलब जो गतिशील है, जिसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे मैं उसके कई फंडामेंटल कंसेप्ट है, जैसे मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं किस पर, एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन का मतलब वो प्रॉफिट जो फ्यूचर से रिलेटेड रहता है। तो इन सब में चेंजेस आने पॉसिबल है, तो यही क्या है, हमारे डायनेमिक है। सिग्निफिकेंस को देखने के बाद हम बात करते हैं केन्जियन की क्रिटिसिज्म की। तो देखना ये बहुत सारी चीज़ें तो आपको बिल्कुल अजम्पशंस के उल्टा देखने को मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी में आप क्या कहें, देखो बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने ये माना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जो फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल कर जाए। लेकिन अगर हम केन्स की थ्योरी के अंदर देखें तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही इक्वल हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो वर्ड है वो आप अपने आप में क्या हो गया, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ नोट कर लेना, थोड़ी अलग बताना चाह रहा हूँ। जो केन्स है उसने इक्विलिब्रियम को थोड़ा अलग लिया है। वो केन्स जो है वो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड बेशक मान रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं। इक्विलिब्रियम वर्ड्स में ये भी बताना चाहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब वो सिचुएशन है जहाँ पर हम चेंज नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है केन्जियन इकोनॉमिक्स इज अ मेनली स्टैटिक। देखिए ये एक न्यू हमारी क्रिटिसिज्म थी। स्टैटिक इसलिए कहा क्योंकि केन्स ने अजम्पशन ली थी नो टाइम लैग, कि कोई टाइम लैग नहीं होता। अगर इनकम बढ़ रही है या इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उसी टाइम पर इनकम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। बट अगर रियलिटी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पर जा रहे हैं तो कुछ टाइम लगता है। तो वो ये नहीं बता रहा है हाउ व्हाट कितना टाइम लग रहा है, तो इस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं माना गया है। तो इसलिए उसकी ये जो क्रिटिसिज्म है, इट हैज़ इग्नोर्ड द लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम। केन्स ने अजम्पशन ली है कि वो शॉर्ट रन पे रहेगा, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। उसने कहा कि हमारे लिए लंबे टाइम में भी थ्योरीज को बनाना, उनको प्रूव करना एक गर्व की बात रही है। ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट रन में हर चीज़ को प्रूव किया जा सके, जबकि शॉर्ट रन में तो बहुत सारी चीज़ों के गलती रहने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ अच्छे से कंक्लूड नहीं आप कर पाते हैं, एक अनरियलिस्टिक चीज़ों को और ज़्यादा मानना पड़ता है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने कहा कि शॉर्ट रन में ही हर चीज़ पॉसिबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। केन्जियन अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन से बहुत सिंपल सी बात है कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ये तो अपने आप में एक इमेजिनेशन है, ये कल्पना वाला मार्केट है, ये कभी रियलिटी में होता ही नहीं है। तो इसने उस मार्केट को लिया हुआ है।
केन्सियन थ्योरी इज़ नॉट अ जनरल थ्योरी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जनरल थ्योरी वो होती है जो हर तरह के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करे, हर तरह के एम्प्लॉयमेंट की बात करे। इसने भी बात की, ओवर एम्प्लॉयमेंट की बात करी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करी, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है इफेक्टिव डिमांड से, उसकी बात करी, फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करी। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर स्वीजी आए, उन्होंने केन्स को क्रिटिसाइज़ किया। किस बेसिस पर क्रिटिसाइज़ किया? कि उन्होंने कहा कि जो केन्स हैं उन्होंने टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया है, सो इट डज नॉट अप्लाई टू। और दूसरी बात, जो ये थ्योरी है ये हर कंट्री पर अप्लाई नहीं होती। जनरल तो थ्योरी वो होगी ना जो हर जगह अप्लाई भी हो, जिसके सोल्यूशन हर जगह हों। ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो रही है डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर, इसलिए हम इसे जनरल थ्योरी नहीं कह सकते हैं। बेस्ड ऑन द असम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, जबकि रियलिटी में देखा जाए कोई भी कंट्री आज के टाइम पर क्लोज्ड इकोनॉमी तो है ही नहीं, तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है? केन्सियन एनालिसिस इट्स नॉट सो एम्पिरिकल। नॉट सो एम्पिरिकल कहने का सेंस यहाँ पर हुआ कि जो रिजल्ट निकाले जाते हैं एग्जैक्टली वही रिजल्ट बाद में अप्लाई हों ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे केन्स का मानना क्या था कि अगर लंबे टाइम तक इफ़ेक्टिव डिमांड नहीं रहती है, या फिर अगर लंबे समय तक सेक्युलर स्टेगनेशन है, तो जर्नली उस वो एडवांस्ड और रिच कंट्रीज़ में 20 सेंचुरी के आसपास रहा है। लेकिन जब वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम की बात की गई तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई, यानी कि जो चीज़ पहले हो चुकी है वही बाद में हो जाए, उसकी जो असम्पशन है वो बिल्कुल हो, ऐसा नहीं था। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर को ही ले लें, जो मल्टीप्लायर है उसे अगर हम बूम के टाइम पीरियड की बात की जाए, यानी कि कंडीशंस ऑफ बूम है इन द इकोनॉमी, तो मल्टीप्लाई अपीयर्स टू बी इन ऑपरेशन वेरी लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़े लेवल पर इसे किया जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये डिप्रेशन में हो तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है। और दूसरी बात, अगर ये भी पॉइंट इस तरीके से नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर है वो बहुत सारी अजम्पशंस पर बेस्ड है। तो अगर वो खुद ही चीज़ बहुत सारी अजम्पशन पर बेस्ड है तो वो हर जगह एप्लीकेबल कैसे हो सकता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। लास्ट क्रिटिसिज्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। बिल्कुल एग्जैक्टली, मॉनेटरी फिनोमिना वो होता है जो जिसका प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, आई मीन टू से जो सिर्फ डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी से डिटरमाइन हो रहा है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन नहीं होता, इसके अलावा रियल फैक्टर्स, नॉमिनल फैक्टर्स भी होते हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, जैसे आउटपुट हो गया, आपकी इनकम हो गई। सो दीज आर दी अदर पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी फिनोमिना पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है क्लासिकल वर्सेस केन्जियन, कि क्लासिकल और केन्जियन दोनों ने डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लिया है और दोनों ने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपने विचार दिए हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, हालांकि हम बीच बीच में डिफरेंस देखते ही आए हैं, फिर भी एक बार इस टॉपिक में देखते हैं। तो देखना, इस टॉपिक को समझना काफ़ी आसान है। जो नीले वाली लाइन है, ब्लू वाली, वो क्लासिकल्स को बता रही है, बीच में ब्लैक एंड को शो कर रहा है, और रेड वाली लाइन कहीं ना कहीं केन्जियन को बता रही है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर जो मनी है उसका मोटिव है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन केन्स ने क्या माना है, ये ट्रांजैक्शन के साथ साथ इसका स्पेकुलेटिव मोटिव है, इसे स्टोर ऑफ वैल्यू में रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट में जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो सप्लाई ऑफ लेबरर्स है वो रियल वेजेस पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है, उनके अकॉर्डिंग मनी वेजेस ही रियल वेजेस है, रियल वेजेस ही मनी वेजेस है। जबकि केन्स ने तो मनी इल्यूजन माना है, उसके अकॉर्डिंग जो बिलीव्स है वो ये कहता है, जो केन्स बिलीव करता है वो कहता है कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो रियल वेजेस पर डिपेंड ना करके मनी वेजेस पर डिपेंड करती है। क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेविंग है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा था हमारे पास जो मार्केट थी किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया था हमने मनी मार्केट के अंदर। यहाँ पर केन्स ने क्या कहा कि जो सेविंग है वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं बल्कि इनकम पर डिपेंड करती है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थे, जबकि जो केन्स है वो एग्रीगेट डिमांड या डिमांड साइड इकोनॉमिक्स है, उसने एग्रीगेट डिमांड को लेकर अपने फंडा यूज़ किए हैं। क्लासिकल्स ने तो एक ही बात कही थी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, उससे रिलेटेड ही वो बातें करते रहे। क्लासिकल्स ने ये कहा था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसे आप मनी वेजेस को कम करके अचीव कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि मनी वेजेस को एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो रिजिड हो जाते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो सिचुएशन कहाँ पर होगी जहाँ डिमांड और सप्लाई सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्वल हो,
जबकि केन्स ने कहा कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकते हैं और ऐसी कोई भी यानी कि उससे पहले भी इक्वल हो सकते हैं। और मैंने आपको अभी भी एक चीज़ और बताई थी, केन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम थोड़ा अलग है। केन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम चेंज नहीं करना चाहते, देर इज़ नो टेंडेंसी टू चेंज, प्रवृत्ति नहीं है उसको बदलने की। सिंपल सी अगली नेक्स्ट उसकी डिफरेंस है कि जो क्लासिकल्स हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड को लेकर चल रहे हैं और केन्स ने शॉर्ट को लिया हुआ है। और लास्ट हमारी डिफरेंस है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स फ्री मार्केट इकोनॉमी इज़ ऑटोमेटिक, यानी कि गवर्नमेंट के कोई रोल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केन्स ने अपने में कहा कि ऑटोमेटिक नहीं है, अगर आप प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहते हो तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है, जो कि हमने डिप्रेशन के टाइम पर अभी प्रूव भी किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किसी को भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी तरीके की, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।